अब आगे हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। क्वेश्चन अगर इस तरह से कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि उस समय कांस्य का प्रचलन बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है इसको हम लोग देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा गया है या फिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन की धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कांस्य युगीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने तांबा और टीना को मिला करके मिश्र धातु का निर्माण किया, तो उस मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। पढ़े होंगे आप कि तांबा और टीना के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। ठीक है, तो इस युग को हम इस समय जो था हड़प्पा सभ्यता, उस समय तांबा और टीना को मिला करके कांसा बनाया जाता था और उससे लोग औजार बनाते थे। ठीक है, इसलिए उस समय के युग को क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, दैट क्लियर, ये क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास के से प्राप्त हुए। ठीक है, जितना भी था ना भारत, अगर इस तरह से है तो यहाँ से लेके यहाँ जो था कश्मीर वाला इलाका, इधर इधर का जो क्षेत्र था, यहाँ से सिंधु नदी जो गुजरा हुआ है, इसी के अगल बगल में सारे शहर बसे हुए थे सिंधु सभ्यता के। ठीक है, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। बस समझ में आया? इस तरह से आप लिख सकते हैं छोटा सा आंसर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, बहुत ही सीधा और सटीक जवाब है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मनके इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी का जो बर्तन था ना, यानी कि बर्तन बनाने के लिए किस चीजों का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के लिए कॉर्नियल, क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इन चीजों से उस समय क्या बनता था, वहां मनका बनता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम बताया जहां सिंचाई के अंश पाए गए। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम लोग उन जगहों का नाम बताना है जहाँ पे लोग सिंचाई यानी कि कृषि से संबंधित पाया गया होगा, तभी तो लोग सिंचाई करते थे। तो वहां देखो सिंधु घाटी सभ्यता में उन स्थानों के नाम जहाँ सिंचाई के अंश पाए गए वह है सोर्तुघई, ठीक है, और धोलावीरा। दो ऐसे जगह थे जहाँ पे सिंचाई के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे। यानी कि हड़प्पा निवासी जो लोग थे वे लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, अपना व्यापार, रोजी रोटी, आर्थिक व्यवस्था जो है वो किन देशों के साथ करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया यानी कि पश्चिम के देशों की बात कर रहा है, मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। ठीक है, यानी कि पश्चिम के देशों से इन लोगों का ज्यादा व्यापारिक संबंध रहा था। ठीक है, कहाँ के लोगों को, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव में बताया था कि तांबा प्राप्त करते थे राजस्थान के खेतड़ी से और सोना दक्षिण भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोला है हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, सीधा और सिंपल जवाब। नेक्स्ट है, किस पूरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदाड़ो का क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था, यानी कि सबसे बड़ा अगर नगर को है सिंधु सभ्यता में जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है तो वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो क्षेत्रफल है वो 125 हेक्टेयर, यानी कि सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे क्षेत्र पाए गए थे, ठीक है, उनकी खुदाई से पता चला है। तो वो कहाँ कहाँ थे वो देखो, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से विकसित हुई थी। इन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ था, ठीक है। यानी कि भारत अगर इस तरह से है तो यहाँ के क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषताएं बताएं। यानी कि हड़प्पा में जो लिपि चला था ना, यानी कि दाहिना तरफ से बाएं बाएं तरफ जाने वाला, उनका उनके बारे में बताना है, विशेषता क्या था उसका, उसका क्या मेन ये था। अब देखते हैं हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषता है। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है, ठीक है। यानी कि आज तक क्या लिखा है वे लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर और एक व्यंजन को दर्शाता है, ठीक है। ये वर्णमाला बोल रहा है कि ये वर्णमाला जो भी है वर्णमालीय नहीं है, यानी कि हो सकता है ये चित्रात्मक हो या फिर कुछ और हो। आज तक इसके बारे में पढ़ा ही नहीं जा सका, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट कह रहा है यह लिपि यह लिपि दाएं से लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है ना। ये लोग सिर्फ विचार करके ऐसा बता रहा है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है, ठीक है। तो ये मामला रहा है, मुख्य विशेषता रहा हड़प्पाई लिपि का, ठीक है। लिपि का मतलब लिखने का जो शैली है वो। अब आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 10, चनहुदड़ो के लोगों को शिल्प कार्यों के नाम लिखे, ठीक है। यानी कि उन लोग शिल्प जो करता था ना, क्या क्या शिल्प, यानी कि हाथों से क्या क्या कलाकारी करता था। तो चनहुदड़ो के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है वही बनाते थे। शंख की कटाई, और शंख की कटाई करके यानी कि सजावट के सामान बनाते थे। धातुकर्म है ना, धातुकर्म बोले तो धातुओं को गला करके सिक्का वगैरह वगैरह सब बनाते थे, ठीक है, हथियार वगैरह। उसके बाद बोला मोहर निर्माण, मोहर भी बनाते थे, तथा बाट बनाना आदि। बाट मतलब क्या होता है, वजन के लिए जो तराजू उस समय डिजिटल तराजू नहीं था, तो उस समय क्या बनता था, ऐसे बाट बनता था 5 केजी का, ठीक है, 1 केजी का, इस तरह का, उसी को बाट कहते हैं। तो बाट बनाना आदि काम करते थे, ठीक है। कहाँ के लोग, चंद हुदड़ों के लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था, ठीक है। अब बोला है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे प्रश्न, वे तो बहुत ज्यादा छोटे प्रश्न थे। अब ये देखते हैं थोड़ा से बड़े होंगे इससे, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन का वर्णन करें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म किस तरह से मानते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में तो वहाँ पे खोजा गया था तो मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, है ना, और पशुपति की मूर्ति मिली थी। इस तरह से हम लोग वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ भी धार्मिक जीवन लोग जी रहे थे। तो किस तरह से था उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है, यानी वहां पे नारियों की मूर्तियां मिली है, स्त्रियों की मूर्तियां, यानी कि उन देवी की मूर्तियां मिली, ठीक है। जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना क्या करते थे। यानी यहाँ पे क्या क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना क्या करते थे, यानी मातृ प्रधान, यानी कि माताओं को यहाँ पे ज्यादा पूजा जाता था। उसके बाद कहा है हड़प्पा वासी मातृ के साथ ही देवताओं की पूजा किया करते थे, है ना। उनके साथ किसका, देवताओं की पूजा पूजा किया करते थे। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, ठीक है। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, मतलब मातृ देवी और देवताओं के लिए बलि भी चढ़ाया जाता था, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, और धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ कर्मकांड के लिए क्या बनाया गया होगा, इमारतें बनाई गई होंगी। लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मंदिर का जो प्रमाण है वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मंदिर था या नहीं था ये प्राप्त नहीं हुआ है। आगे बोला है मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है, यानी कि इसे क्या माना गया, पशुपति यानी कि शंकर का, भगवान शंकर का रूप माना गया, ठीक है। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी, ठीक है। वहाँ पे वृक्ष जो पेड़ों की पूजा है
वो ज़्यादा प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर भी विश्वास किया करते थे। यानी कि इस टाइम क्या होता था यहाँ पे, भूत प्रेत और अंधविश्वासों को ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे, यानी कि ताबीज भी बनाया करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, जो सांड था ना उसका भी पूजा करते थे। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो था वो हड़प्पा वासियों की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह यूज जो रहता है, ठीक है, ऐसा करके, वो किसका देन है, हड़प्पा वासियों की ही देन है, ऐसा माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। यानी कि जो हड़प्पा वाले लोग थे ना, हड़प्पा के जो लोग थे वो पश्चिमी एशिया यानी कि पश्चिम के देशों, यानी कि इधर वाले जो देश थे उनके साथ व्यापारिक संबंध किस प्रकार का था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखो, पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों में अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से प्राप्त होता है, यानी कि ये दोनों तरफ से व्यापार करते थे, यानी कि स्थल भाग से भी जाते थे और जल भाग से भी जाते थे। ठीक है, निम्नलिखित पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। किस तरह से पुष्टि करते हैं वो देखते हैं। पहला कह रहा है, तांबे को संभवतः ओमान से मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? ओमान से। रासायनिक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों में प्राप्त निकेल के जो अंश पाए गए उनका उद्भव एक ही स्थान से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों से निकेल जो प्राप्त हुआ है, कि ओमान में जो बर्तन थे और हड़प्पा में जो बर्तन पाया गया उन पे जो यूज हुआ था निकेल, उनका अंश एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहीं से तांबा मंगवाया गया होगा। ठीक है, ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, देखो, ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है, यानी कि वहां पे एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है। इससे काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है, जिसपे किसका चढ़ा हुआ है? काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। यानी कि ये बताता है कि यहाँ के लोग वहाँ वाले लोगों के साथ व्यापारिक संबंध में बंधे हुए थे, यानी कि व्यापार वहां तक होता था इन लोगों का। कहाँ तक? ओमान तक। ठीक है, हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी आती थी। हड़प्पा वासियों के लिए शिल्प कार्य के लिए, यानी कि शिल्प, यानी कि शिल्पी जो कार्य करता है ना, हाथों से जो कलाकारी से चीजें बनाते हैं, वो ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी आती थी। ईरान और बलूचिस्तान से क्या आता था? चांदी आता था। ठीक है, सीसा ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था, और जो सीसा है वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। उसके बाद कहा है, हड़प्पा वासियों के बाट मुहरे, पासे तथा मनके पश्चिम एशिया के कई स्थानों से मिले हैं। यानी कि यहाँ की जो चीजें थी वो पश्चिम एशिया में मिला है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता एवं सुदूर देशों के व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था वो सुदूर यानी बहुत दूर दूर यानी पश्चिम की ओर था। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, मेसोपोटामिया से प्राप्त कई लेखों में मगान एवं मेलुहा नामक स्थान जो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था से लाए गए उत्पादनों की चर्चा है। इन उत्पादनों में लाजवर्द मणि, सोना, तांबा और कई प्रकार की लकड़ियां शामिल थी। ठीक है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों, यानी मेसोपोटामिया में वैसे चीज पाए गए थे जिनका उपयोग यहाँ हड़प्पा सभ्यता में होता था। ठीक है, इससे ये पता चलता था कि यहाँ का जो भी चीजें हैं वो मेसोपोटामिया तक सेल होती थी, यानी कि व्यापारी द्वारा वहां तक उनको बेचा जाता था। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा के मुहरों में पानी जहाज एवं नाव के चित्र मिले हैं। हड़प्पा के मुहरों में पानी जहाज एवं नाव का चित्र मिलते हैं। यह उसके समुद्र व्यापार की ओर दर्शाता है, ये समुद्र के व्यापार की ओर इशारा करता है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है ना। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट
इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। मनका बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे कॉर्नेलियस, है ना, जेस्पर, स्टाफिक, अस्फाट अस्फाटिक, है ना, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातु में तथा फाइंस और पक्की मिट्टी, कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का इस्तेमाल होता था, है ना, अलग अलग कृतियां, अलग अलग कलाकारी करते थे और उन पे इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों के कार्य किया जाता था। सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर के मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता था। सेल खड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे, कठोर या ठोस पदार्थों पत्थरों से, है ना। मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी, ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकार की मनके बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकीक का रंग लाल रंग का एक जटिल प्रक्रिया द्वारा, अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पाद में विभिन्न चरणों में मनके की आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था, यानी कि उनको कच्चे माल को पकाकर, कच्चे माल को बनाने के बाद आग में पकाया जाता था, ठीक है। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे पत्थर के टुकड़ों में तोड़ा जाता था, उनमें से बारीकी और सिल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई और पॉलिश करके उन्हें छेद किए जाते थे, ठीक है। लास्ट में उनको क्या किया जाता था, घिसाई किया जाता था और उन पे पॉलिश किया जाता था और उनको छेद किया जाता था जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। टिप्पणी लिखना है किस पे, मोहनजोदाड़ो, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो है ना, वहाँ सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं या फिर नहाने का सबसे बड़ा जगह प्राप्त हुआ है। आज के युग में अगर कह दे तो सबसे बड़ा तालाब अगर कह दे तो यही सही है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो, यानी इसका मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, ठीक है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक मतलब सबका, है ना, सबका विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार था, जिसका जलाशय दुर्ग के किलों से स्थित है, जिसका जलाशय दुर्ग के किलों बहुत दूर दूर से पानी आता था। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बनाया गया विशाल स्नानागार था। ये उत्तम कोटि की ईंटों से बनाया गया विशाल स्नान, बहुत बड़ा नहाने वाला जगह था, ठीक है। स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है और ये कला बहुत बढ़िया यहाँ पे यूज किया गया था और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ बनाया गया था। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा था। एक तरह से तालाब ही मान लेते हैं, ठीक है, जिसका चौड़ाई कितना है, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर, अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई थी। दोनों और क्या था, सीढ़ी बनाया गया था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। इनके 3 और कमरे बने हुए थे। इनमें से एक बड़ा कुआं था जिनसे जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकलने के लिए एक नाली थी और यहाँ का जलाशय का पानी निकलने के लिए एक नाली भी था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है, ठीक है। यानी कि आज भी क्या होता है, तालाब के चारों ओर कभी कभी क्या होता है, हिंदू में पौराणिक ये है, मान्यता है, जिसमें क्या होता है, कर्म कांड होता है, ठीक है। लोग तालाब और नदियों में जाके क्या करते हैं, कर्म कांड का व्यवस्था करता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लोग क्या करता है, बहुत सारा काम होता है, जिससे अंतिम संस्कार करने के बाद लोग नदियों में, तालाबों में आके अपना प्रक्रिया जो होता है वो करते हैं। तो वो बेहतरीन ढंग से बनाया गया था उस समय भी, जिससे लोग, ऐसा मानना है कि वहाँ पे लोग इस तरह से यहाँ पे नहाने के कुछ रूम्स बनाए गए थे इधर भी और इधर भी, ठीक है। वो बेहतर एक उदाहरण बता रहा है पहले के लोगों का, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको समझो ध्यान से। बोला है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था ना, वो खत्म कैसे हुआ। पतन का मतलब होता है खत्म हो जाना, धीरे धीरे जो है ना, कोई भी सभ्यता अंतिम छोर पे आ ही जाता है, ठीक है। यानी कि खत्म कैसे हुआ,
तो देखो यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई असंतोषजनक प्रमाण नहीं मिला, यानी कि आज तक कोई नहीं जान पाया है कि ये खत्म कैसे हुआ। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि 1800 साल पहले ही इसका क्या हो गया, पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है, यानी जितने भी विद्वान है ना, सबका कहना अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। फिर भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो पहला रीजन हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाढ़, पहला रीजन क्या हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, बाढ़ के प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे, ठीक है। यानी कि नदियों के किनारे बसने वाला जगह था, तो बाढ़ आने के कारण लोग परेशान हो सकते हैं कि हो गए हो और इस जगह को छोड़ के चले गए हो। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, बाढ़, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या माना, महामारी। महामारी मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। किसी विशेष प्रकार की बीमारी का आवसन जिससे जनमन की क्षति बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर कंकालों के परीक्षक के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पावासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए और उनके जीवन का अंत हो गया। से भी इस कारण से भी इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। इस कारण से भी लोगों ने कहा है कि इसका पतन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु में क्या हुआ होगा, परिवर्तन, मौसम में भारी परिवर्तन हुआ होगा जिससे लोग छोड़ के चले गए हो या तो फिर अस्त व्यस्त होकर वहीं पे मिट गए हो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है। अचानक ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, मरुस्थल में बदल गया ये क्षेत्र, ठीक है। ऐसे भी सबको पता है कि इधर का जो क्षेत्र है वो क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है अब, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ का लोग यहाँ से निकल लिए, ठीक है। अब चौथा एक पॉइंट माना है कि बाह्य आक्रमण, यानी बार आक्रमण, यानी कि पड़ोस के लोगों का हमला कर देना। अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण भी सभ्यता का अंत हुआ। संभवतः ये बाह्य आक्रमणकारी आर्य रहे होंगे, ठीक है। कौन लोग आए होंगे, आर्य लोग यहाँ पे आके मरखंड मचाए होंगे, यानी मारे होंगे इन लोगों को। उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंतिम छोर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, पुरातत्व हड़प्पा समाज के सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का किस प्रकार किस प्रकार लगाते हैं कि वह कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड है। ये देखिए, मोहनजोदड़ो की कुछ खास विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो की कुछ खास विशेषताओं का वर्णन। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे कब्रिस्तान का कोई सिस्टम नहीं था। कब्रिस्तान का सिस्टम, यानी कि पूछेगा R37 कब्रिस्तान कहाँ था, तो ये था हड़प्पा में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे लोगों को मार के फेंक दिया जाता था, लाशों का ढेर बनाया जाता था, ठीक है। जिसे ये कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई में से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई है जो निम्नलिखित है, ठीक है। सुनियोजित नगर, यहाँ पे क्या बोला, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था।
यह शहर दो भागों में विभाजित यह शहर दो भागों में विभक्त था, ठीक है। दो भागों में क्या था ये, विभक्त था। देखते हैं क्या है आगे। हाँ, शहर के पश्चिम की ओर दुर्ग जो ऊंचाई में स्थित था एवं पूर्व की ओर नीचे में नगर बसा हुआ था, ठीक है। समाज में हमेशा दो कैटेगरी के, दो से ज्यादा कैटेगरी लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऊंचे में बसे हुए हैं, कुछ लोग नीचे में बसे हुए, ठीक है। ऊंचे वाले लोग बेहतर किस्म के लोग माने जाते होंगे और नीचे बसे वाले लोग निम्न क्वालिटी के लोग माने जाते होंगे। दूसरा बोला है, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। वही बात बोले, जो चबूतरों के ऊपर घर बनाए गए थे वो बड़े बड़े भवन थे, ठीक है। इसमें संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जो कि वहाँ के मुख्य लोग थे, है ना। यहाँ पे प्रशासनिक मतलब वहाँ के जो चलाने वाले लोग थे उस समाज को, ठीक है, वे लोग थे, और धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोग थे, ठीक है। उसके बाद बोला है, दुर्ग के चारों ओर ईंटों की बनी दीवार थी, ठीक है। दुर्ग के चारों ओर क्या था, ईंटों की बनी दीवार थी, जो दुर्ग को निचले शहर से विभाजित करता था। जो दुर्ग के निचले शहर से क्या करता था, अलग करता था, ठीक है। निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, ठीक है। निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था, यानी नीचे का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि वीआईपी यानी कि जो महान लोग थे, यानी कि जो बड़े लोग थे, वो कुछ ही थे जो चबूतरों के ऊपर घर बसाए हुए थे, जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी, और नीचे वाले क्षेत्रों में सामान्य जनता निवास करती थी। निचले निचले शहर को भी दीवार के चारों ओर से घेरा गया था, और नीचे वाले क्षेत्र को भी क्या किया गया था, चारों ओर दीवार से घेरा गया था। प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानाघर, शौचालय और कुएं होते थे। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता आज से 4000 साल पहले की कहानी है, उसमें भी वेल मकान, रसोई घर, स्नानाघर और शौचालय भी हुआ करते थे, ठीक है। आगे बोला है, घर की दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़क की ओर नहीं खुलती थी, यानी कि उतना साल पहले का बात है। घर की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो सड़कों के आगे नहीं खुलती थी। उस समय के घरों में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता था, यानी कि उस समय भी जो था ना, वो क्या बोलते हैं, खुफिया चीजों से घर को रखा जाता था, यानी कि दरवाजा किधर है ये किसी को पता भी नहीं चलता था ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है, सुव्यवस्थित सड़कें व नालियां। यहाँ पे सड़क और नाली दोनों क्या था, व्यवस्थित ढंग से रखा गया था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक शहर को आयताकार भागों से विभाजित करती थी। यानी कि शहर इस तरह से सड़क आ रहा है, इस तरह से सड़क आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। तो एक शहर यहाँ पे बन गया, एक शहर यहाँ, एक शहर है यहाँ, 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 ऐसे करके बसा हुआ था सारा शहर, ठीक है। यानी कि वेल, है ना, बहुत बढ़िया से अरेंज किया जाता था उन शहरों का। यहाँ सड़क, यहाँ पे इसके बगल बगल फिर नाली, ठीक है, इस तरह से था। दूसरा पॉइंट है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी तथा ढकी हुई होती थी। यहाँ पे नालियाँ पक्की हुई ईंटों से और ढकी हुई होती थी। इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके, ठीक है। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी, ढकी हुई होती थी। यानी कि मान लो अगर इस तरह से नाली बना हुआ है, ठीक है, नाली बना हुआ है, तो यहाँ पे ढका हुआ था प्लेट लगा के, ठीक है। जब इस जाम हो जाए तो यहाँ हटा के हम लोग नाली साफ कर लिया करते थे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके। विशाल विशाल स्नानागर, है ना, और अन्नागर। अन्नागर मतलब होता है जहाँ पे अनाज का भंडार लगता है ना, यानी अनाज जहाँ पे जमा होता है, एवं भवन और घर भी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार था। यानी यहाँ पे नहाने वाला जो तालाब अगर बोल दे वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो बहुत बड़ा था। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित था, जिसकी संरचना अनोखी थी तथा धार्मिक संबंधी अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता होगा, ठीक है, किया जाता था। यानी कि धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता था, इन जलाशयों का। मोहनजोदड़ो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग से मिलने वाले विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार के दक्षिण में ईंट के चबूतरे की कई कतारें थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ दुर्ग में मिलने वाला विशाल अन्नागार है। अन्नागार मतलब होता है जहाँ पे अन्न जमा होता है, यानी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था एक। फिर तीसरा बोला है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल विशाल स्नानागार की एक तरफ एक अन्य लंबा भवन मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह भवन किसी उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा, ठीक है। बहुत ऊंचा भवन मिला है जो क्या है, एक उच्च विशेष अधिकारी का
निवास रहा होगा। ठीक है, इस तरह से चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थे जिसका रिवीजन कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। हड़प्पाई शासकों को, अब अगला हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, राजा, किसान और नगर। ठीक है, यानी कि राजाओं का जीवन कैसा था, उस समय किसान की क्या व्यवस्था थी और वहाँ के नगर कैसे थे, ये सेकंड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक